हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी। यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी क्लास है 9। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि जून 2023 में पूछे गए थे। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं और इसकी हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जा करके देख लेना। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से आपकी हो सकती है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल जाए और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ पर खुली थी? तो ये खुली थी मद्रास के अंदर। हालांकि इसमें क्या है कि 3-4 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से अगर आपने देखी होगी तो इसलिए मैं थोड़ा इनको फास्ट कराऊंगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास के अंदर खुली थी 1875 ईस्वी में। और इसके संस्थापक की बात करें तो ये थे ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट थे। इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको। एक अभिकथन यानी कि कथन कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और उनके अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वयं निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। ठीक है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कह रहा है। कारण इसमें दे रखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये शक है कि शायद ही ऐसा कोई दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों को पूरी तरह से उनको त्याग कर दे, छोड़ दे और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखो ए तो इसमें बिल्कुल सही है। ये जो कथन है, अभिकथन है, वो हमारा बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। लेकिन जो बी है वो सही नहीं है। ठीक है, बी इसमें सही नहीं है। तो ए सही है और आर सही नहीं है। इसका जो कारण है वो सही नहीं है। ठीक है, कथन सही है, ये ध्यान रख लेना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में अभिकथन ए सत्य है जबकि कारण असत्य है। चूंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। आसुरी प्रवृत्तियों की बात नहीं करी है, उसने कहा है कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। ये कथन है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अगर हम निबंधों की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीरीष के फूल, ये इनके अन्य निबंध है जो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं और शीरीष के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के बारे में। जो पिता कहानी है, पिता की विदा कहानी की है और ये ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, ज्ञान रंजन की कहानी है। इसके बारे में कौन से कथन है जो कि सही है? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ये पिता के बारे में कहा गया है। जो वृद्ध पिता होते हैं घर में, वो अपने बेटे, बहू, पोते, पत्नी जो भी होते हैं उनके सुख सुविधाओं की चाहत उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। वो आधुनिक जमाने से जो जीवन जी रहे थे उनसे उन्हें क्या थी, घृणा थी। पिता को क्या थी, घृणा थी। बूढ़े पिता को उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की बिल्कुल भी चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। तो ये नहीं वाला आ गया, इसलिए गलत हो गया ये तो, है ना। पहला वाला सही है क्योंकि यकीन रखते थे। वो तो पैसे को मतलब अदादंत खर्च करने के लिए मना करते थे और पैसे जमा कर रखने में यकीन रखते थे। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीजों की श्रेष्ठता से
प्रभावित नहीं होते थे। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। उनके बेटे पत्नी कुछ भी लेके आए तो उन्हें वो चीज पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा यही बोलते थे कि हमारे जमाने में तो ये चीज ऐसे होती थी वैसे होती थी। और वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। वे केवल उन्होंने 2 ही पुस्तकों में अपनी पूरे 35 वर्ष निकाल दिए। ये दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पिता पिता कहानी में पिता ने 35 वर्षों तक कौन सी 2 पुस्तक में ही अपना जीवन निकाल दिया, 35 वर्ष निकाल दिए। तो ये रामायण और गीता है। ठीक है, इनको भी याद रख लेना है। ये ए, सी और डी बिल्कुल सही है। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। नहीं, वो बिस्किट वगैरह नहीं खाते, क्योंकि बिस्किट तो आधुनिक चीज हो गई, वो आधुनिक चीज नहीं खाते थे। तो यहाँ पर ए, सी और डी हमारा ए ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा, जो आपको दिख भी रहा है। ज्ञान रंजन द्वारा रचित पिता 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। पिता के बारे में एक कथन सही है, इनको दोबारा पढ़ लेना है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यात्रा 1971 ईस्वी, छन जीवी 1977 ईस्वी, सपना नहीं 1977 ईस्वी, ये हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का है। अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम क्या है? तो इनके शीर्षक का क्रम आपको बताना है। सबसे पहले इसमें देखो क्या आएगा, कौरव नगरी। हमारे बी साफ साफ पता चल रहा है, बी सब में दे रखा है फर्स्ट नंबर पे, तो बी हमारा बिल्कुल पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, कौरव नगरी किस पे आएगा? फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके इसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे पशु का उदय। ठीक है, क्या आएगा? पशु का उदय। और तीसरे नंबर पे आएगा पशु का उदय। और अश्वत्थामा का अर्ध सत्य तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आएगा गांधारी का साप। और पांचवें नंबर पे आएगा यहाँ पर विजय एक क्रमिक हत्या। ठीक है, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये यहाँ पर हमारा जो क्रम है वो एक बार और नीचे देख लेते हैं। प्रथम अंक है हमारा, द्वितीय अंक पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर गांधारी का साप, विजय क्रमिक आत्महत्या और प्रभु की मृत्यु। चाहे तो आप उसको ऑप्शन में लगा लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि बंग महिला की क्या है? कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस किस पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर बिल्कुल किया गया है। अंग्रेजों की ये 1904 ईस्वी में, अगर इस कहानी की बात करें तो 1904 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। और बंग महिला की ये कहानी है। इसके अंदर 2 ही पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव। लेखिका अपने मन से ही मतलब काल्पनिक बना करके इस कहानी को लिखती है व्यंग्य करती हुई, लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि जैसे वो चंद्रदेव से बातें कर रही है। तो अंग्रेजों की पक्षपाती नीति इसमें दिखाई गई है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर व्यंग्य किया गया है, ऐसा नहीं है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर इसमें क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। यातायात के साधनों की उपलब्धता पर ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कौन सा चंद्रमा पे जाना था। तो यहाँ पर 3 बातें हैं, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति, लॉर्ड कर्जन की नीतियां और चिकित्सा व्यवस्था, इन पर व्यंग्य किया गया है। अगर आपने ये कहानियां अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो आप मेरी जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें सारी जो कहानियां हैं उनकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट में। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, आपने बहुत ज्यादा, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है अब, तो इतना भी अगर आपने पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ा रखा है तो उससे भी आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए, बी और डी। ए, बी और डी यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बता रखा है वो मैंने आपको बता दिया है। और इनकी अन्य कहानियां बंग बंग महिला की राजेंद्र बाला घोष, इन्हीं को बंग महिला के नाम से जानते हैं। इनकी अन्य कहानियों की अगर बात करें तो कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू ये 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये भी कहानी है। दुलाई वाली 1907 में, जो कि हमारे सिलेबस में आती है। दुलाई वाली 1907 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका याद रख लेना। भाई बहन, भाई बहन किसके? बंग महिला के, 1908 में प्रकाशित हुए थे। और दालिया, ठीक है, दालिया 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसको भी ध्यान रख लेना। दलिया, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और भाई बहन, ठीक है, ये कहानियां किसकी हैं? तो ये राजेंद्र बालक घोष जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिंदूर की होली।
सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। सिंदूर की होली, इस नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। वैधव्य यानी कि जो विधवा की समस्या होती है उसको किसमें रखा गया है? केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं। इस नाटक में क्या है? कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, है ना। तो ये बात भी सही है। नाटक के पात्रों के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। तो ये गलत है। लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर क्या है? आधारित है। नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की जो भूमिका है वो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। इस नाटक की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? तो ये राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। ये बात भी सही है ना। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सिंदूर की होली जो नाटक है उसकी भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी थी। ये बात बिल्कुल सही है। और वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इसमें केवल कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है। इनके अन्य सामाजिक नाटक की अगर हम बात करें, किसके? लक्ष्मी नारायण लाल के। इनके अन्य सामाजिक नाटक हैं अशोक, 1927 ईस्वी में लिखा था। अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और अशोक 1927 में किसका आया था? लक्ष्मी नारायण लाल का। सन्यासी 1930 ईस्वी, राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी और आधी रात 1934। ठीक है, आधी रात 1934 और सिंदूर की होली 1934, इनको जरूर याद रख लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? हालांकि इसमें आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये क्या है? पढ़ लेना है अच्छे से। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता या फिर प्रबंध वक्रता। तो इन्होंने जो 6 भेद स्वीकार किए हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं। तो उनमें से यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, कौन सा नहीं है? तो अर्थ वक्रता नहीं है। ठीक है, अर्थ वक्रता नहीं है। और 6 भेदों के आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण परार्ध वक्रता। ठीक है, ये तो वर्ण के नाम से ही हो गई। वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये याद रख लेना। वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं किसने? कुंतक ने। आचार्य कुंतक 19वीं शताब्दी वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, ये वक्रोक्ति सिद्धांत के क्या थे? प्रतिपादक थे। और एक सेकंड आप रुक जाइए। ये 19वीं सदी में नहीं थे, क्योंकि सबसे लास्ट में जो थे वो 17वीं सदी में आचार्य जगन्नाथ जी थे। और ये 9वीं सदी के हैं। वैसे आचार्य जो कुंतक है वो 9वीं सदी के हैं। इसमें मिसप्रिंट है किताब में ही, तो ये 19वीं सदी लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 9वीं सदी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है? संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये किसने कहा है? तो आइजक पिटमैन का कथन है। ठीक है, ब्लूमफील्ड, एजे जेलिस, आइजक पिटमैन या विलियम जोन्स। तो ये आइजक पिटमैन का कथन है। देवनागरी को उन्होंने पूर्ण लिपि बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है कैसी? सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, महावृतांत का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद यानी कि विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। अब यहाँ से आपको नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति कैसी मानी जाती है, कौन से कथन यहाँ पर सही है बताने हैं आपको।
तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, जो उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति है उसमें ए बिल्कुल करेक्ट है। सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, ये सही है। बी में है हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, ये भी सही है। और इसमें डी सही है, साहित्य में विरचनावाद यानी कि विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, 3 इसमें सही है, 2 गलत हैं, तो ये हमारे ए बी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद में। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है और इसकी ये प्रवृत्तियां यहाँ पर दे रखी है। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। तीसरी दुनिया का गरीब देश क्या कौन सा है, निकारागुआ, वहां पर इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है, इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया है, प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण या फिर करमवीर। तो इन्होंने प्रभा का किया है, ये ध्यान रख लेना, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन कानपुर से 1921 से 23 ईस्वी के दौरान किया था तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 ईस्वी में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व भी संभाला था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो पत्र था प्रताप नाम से निकलता था, 1931 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद प्रधान संपादक बने थे कौन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था कानपुर से। और आगे दे रखा है, स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेश्वरी नेहरू से, नेहरू ने स्त्री दर्पण जो पत्रिका है ये दे रखी है, स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेश्वरी नेहरू ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था। ठीक है, स्त्री दर्पण पत्रिका की जो शुरुआत है वो रामेश्वरी नेहरू ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से किया। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिव पूजन साय ने 1982 ईस्वी में किया था, जिसका प्रकाशन बनारस से साप्ताहिक होता था। ठीक है, जागरण समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो शिव पूजन साय ने किया था 1982 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन बनारस से साप्ताहिक होता था। करमवीर पत्र की अगर हम बात करें तो करमवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने किया था। ठीक है, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी इनकी कहानी है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो करमवीर के संपादक भी थे माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे जी, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में जबलपुर से होता था साप्ताहिक के रूप में। ठीक है, तो ये जो व्याख्या आपको साथ में दे रखी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के क्या है, रचनाकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। और दूसरा दे रखा है वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं, वायसराय का कर्तव्य नाम से इनका क्या है, एक निबंध है, और उसमें गुप्त जी कहते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी, वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उपयुक्त कथन के बारे में आपको सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो आपको दिख ही रहा है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार थे और वायसराय का जो कर्तव्य है उन्होंने ये बात कही थी कि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा करते रखते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। उपयुक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे से है, शिव शंभू का चिट्ठा से है। ठीक है, और जिसका जो शिव शंभू का चिट्ठा है उसमें ही वायसराय का कर्तव्य नाम से एक शीर्षक आता है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1904-5 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का जो शिव शंभू का चिट्ठा है नाम से इनकी जो निबंध है वो 1904-5 में भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। वैसे इसमें 4-5 दे रखा है, हालांकि इसका जो शिव शंभू का चिट्ठा है वो 1903 से लेकर 1905 तक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, कहीं कहीं से 7 भी बताया जाता है, उसमें बाद में 2 पत्र और निकाले गए थे, वो 7 तक आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से
कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। क्या देता रहा? धोखा देता रहा। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो कविता करना अनंत पुण्य का फल है। यहाँ से आप बता सकते हो ये किसका कथन है। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसके अंदर ये किसका कथन है? तो इसमें कौन करता था, मतलब कवि कौन बना था? तो ये बना था मात्रगुप्त। ठीक है, मात्रगुप्त बना था। मात्रगुप्त था कवि, तो वो ही ये बात कहेगा कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। उपर्युक्त जो कथन है वो जयशंकर प्रसाद कृत जय स्कंदगुप्त की जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 है, ये भी याद रख लेना। ये मात्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। इस नाटक में 5 अंक तथा 33 दृश्य हैं। ये याद रख लेना। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कंदगुप्त है इसमें जो कि नायक है, कुमार गुप्त है, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, भटार्क, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, ठीक है, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी। कोई भी आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये कम इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने जो कल प्रैक्टिस सेट बनाया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था और उसमें जयमाला का नाम दे रखा था कि ये मतलब चंद्रगुप्त के 4 पात्र दे दिए और 3 चंद्रगुप्त के दे दिए और चौथा इसमें से उठा करके दे दिया और पूछ लिया इसका चंद्रगुप्त का कौन सा पात्र जो नहीं है। तो ये जयमाला नहीं है और अगर आपको पता होगा कि स्कंदगुप्त का है तभी आप लगा पाएंगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पात्रों को, तो आपको बिल्कुल अपने रट लेना है दिमाग में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निराला की पंक्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? पान में ही चुना, पान में ही चूना, ये चूना है जो कि पान में लगाते हैं, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। पान में ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। बताना है सही है गलत है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। यह पंक्ति किसमें है? बता रहा है कि इस गीत में है। क्या? गर्जो हे मद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग कविता की है। ऋजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन, गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। तो कौन कौन सी कविता की है ये? देखो ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, ये सी की है। 1 सेकंड, ये बी आएगा हमारे यहाँ पे, हालांकि ये बी होना चाहिए और ये सी है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट। तो इसमें क्या बताया गया है? तो हमें बताना है कौन सा है जो कथन यहाँ पर सही है। तो देखो कथन तो हमारा यही वाला सही है ना। ए बी और डी इसमें सही है। पान में ही चूना, पान में ही चूना, ये बात बिल्कुल सही है। ये कुकुरमुत्ता कविता की ही पंक्ति है। ठीक है, और इसमें हमारा बी सही है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, ये इन्हीं की है। और डी हमारा सही है। रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार जो कविता है उसमें आई है। ठीक है, इनको याद रख लेना। इनकी जो नीचे दे रखी है व्याख्या, तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ। कुकुरमुत्ता जो कविता है ये निराला जी की आप जानते होंगे, एक व्यंग्य कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1942, याद रख लेना। वह हंसी कुछ कहती थी, बांधो ना नाव इस ठाम बंधु में है। रिजु कुटिल, इस पे मत जाना, यहाँ पर बी आ जाएगा। रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के अर्ष, यह पंक्ति परिमल में आई है। ठीक है, परिमल में आई है। 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी परिमल।
काव्य संग्रह में संकलित जो बादल राग है उस कविता में आई है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की अगर बात करें, अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी और तुलसीदास 1930 ईस्वी। अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 ईस्वी, सांध्य कांकली 1969 ईस्वी। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना अच्छे से या नोट कर लेना। साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? साकेत, साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, गुप्त की रचना है। तो साकेत के जो प्रारंभिक 5 सर्ग हैं, इसमें इसके अंदर 9 सर्ग हैं, इसमें से कौन सा नहीं, हाँ, इसमें 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो माधुरी, चांद, सुधा या सरस्वती। तो बताइए किस में हुए थे ये? और इसमें साकेत है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, नवा सर्ग है ना, और ये इसमें 12 सर्ग है, इसके अंदर 12 सर्ग हैं। तो ये किस पत्रिका में? एक मिनट, ये ऊपर नीचे हो गया है क्या? ये सही है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। देखते हैं नीचे, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है साकेत महाकाव्य, ये साकेत महाकाव्य है और 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं, ये भी याद रख लेना। गुप्त जी की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 में आया था, किसान 1917, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 और पंचवटी 1925 ईस्वी। ठीक है, इनको याद रख लेना। एक हमारा आगे क्वेश्चन है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी हर चीज का उससे तकाजा, अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं है। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? तो ये सी परिंदे कहानी से लिया गया है। ठीक है, सी परिंदे जो कि निर्मल वर्मा की है, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य कृतियां हैं बीच बहस में, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी। ठीक है, ये निर्मल वर्मा की जो अन्य कृतियां हैं उनको याद रख लेना, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी। सिक्का बदल गया अगर इसकी बात करें तो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कृष्णा सोबती की रचना है। कहानी है ये उनकी, कहानी देश विभाजन पर आधारित है। आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप 1928 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कृत कहानी है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। आप को अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट शेयर करना है, इतना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो प्लीज़ आप जरूर सपोर्ट करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो यूजीसी नेट का फॉर्म जरूर भर देना टाइम से पहले ही।